गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हो आप लोग? आज का जो अपना टॉपिक है बच्चों, वो क्वेश्चन सेशन रहेगा। आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम है वो आपके अभी नियर बाई है, इसलिए विनायक नर्सिंग एकेडमी आपको पता है जिस तरीके का समय होता है, जिस तरीके का वक्त होता है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल है। आज हमारे को खुद को पता है इस समय बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है, इसलिए आज के दिन विनायक नर्सिंग एकेडमी में हर एक सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहे हैं। चलिएगा, आज का जो अपना एमसीक्यू सेशन है बच्चों, वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में से भी अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक उठाया है, और उस टॉपिक का नाम है वाइटल साइन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाइटल साइन में ऐसा क्या है जो पढ़ाने योग्य है, लेकिन जैसे ही आप लोग वाइटल साइन के अंदर घुसेंगे और हमारे साथ में जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे सामने निकल के आएंगी जो हो सकता है आपने सबसे पहली बार सुना हो। और हम आपको बता दें कि फंडामेंटल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं जिसको बोलूं कि नर्सिंग की जो बेसिक नीड है, या जिसको मैं नीम बोलूं, अगर नीम ऑफ द नर्सिंग है, अगर बेस ऑफ द नर्सिंग है, तो उसमें आपको पता है कि वाइटल साइन है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वाइटल साइन। इसलिए जो आज का आप जो अपना टॉपिक है वो रहेगा वाइटल साइन। और वाइटल साइन से रिलेटेड अपन कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। उस एमसीक्यू के बिहाफ पे मैं समझता हूं कि अपन वाइटल साइन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो अपन उसके अंदर कवर अप कर सकते हैं। जैसे नो, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये ऐसे कह रहा है कि द बेसिक टेक्निक ऑफ विच ऑफ दीज आर यूज टू डिटरमाइन वाइटल साइन, कि नीचे दी गई जितनी भी टेक्निक हैं या जो भी ऑप्शन नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सी बेसिक टेक्निक है जो अपन यूज करते हैं, बेसिक टेक्निक। और वो किस चीज के लिए बच्चों, बेसिक टेक्निक किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो अपन वाइटल साइन लेते हैं उस समय अपन कौन सी टेक्निक है, वो बेसिक टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। चलिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है वो है ओनली इंस्पेक्शन करते हैं। बी ऑप्शन में आता है आपका इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन। C1 आता है आपका एक्सरे के द्वारा, और डी है आपका नन ऑफ अबो। यस या नो? तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि ये किसकी बात कर रही है, मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। यानी कि ये ऐसे कहना है कि फिजिकल एग्जामिनेशन का वह कौन सा मेथड है, फिजिकल एग्जामिनेशन का वह कौन सा मेथड है जिसके द्वारा अपन वाइटल साइन को डिटरमाइन करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आंसर प्यारे बच्चों बी जाएगा। और बी का मतलब है सबसे पहले लिखा है इंस्पेक्शन। देखिएगा, सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है इंस्पेक्शन। यस या नो? सेकंड वन जो लिखा है वो लिखा है पाल्पेशन। सेकंड वन जो लिखा है वो लिखा है बच्चों पाल्पेशन। एंड देन लास्ट वन लिखा है वो लिखा है ऑस्कल्टेशन। समझ में आई बात? लास्ट वन क्या लिखा है? ऑस्कल्टेशन। तो ये इसका राइट आंसर है। अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन के द्वारा आप कौन सा वाइटल साइन है वो मेजर करते हैं। इंस्पेक्शन के द्वारा आप रेस्पिरेशन है ना वो मेजर कर सकते हैं। क्या? रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा होगा? आपको पता है कि रेस्पिरेशन है ना अपन देख के गिन सकते हैं, अपन उसके चेस्ट को राइज एंड फॉल देखते हैं। तो इंस्पेक्शन के द्वारा कौन से वाइटल साइन को मॉनिटर किया जाता है? तो इंस्पेक्शन के द्वारा आपका रेस्पिरेशन को मॉनिटर किया जाता है। सेकंड वन, अगर अपन पाल्पेशन की बात करते हैं तो पाल्पेशन के अंदर पाल्पेट करके एक तो अपन पल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, देन पाल्पेशन के दौरान बॉडी को टच करना पड़ता है। यस या नो? पाल्पेशन के दौरान बॉडी को टच करना पड़ता है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? दूसरा, बॉडी टेम्परेचर। यस या नो? आई होप आप इस बात से सहमत होंगे कि पल्स को भी अपन पाल्पेट करते हैं। तो पाल्पेशन का जो मेथड है, फिजिकल एग्जामिनेशन का जो मेथड है, उसमें जो पाल्पेशन है, पाल्पेशन के दौरान अपन पल्स को देखते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और पल्स अगर पालपेट के दौरान अपन बॉडी को क्या करते हैं? टच करते हैं। उसके दौरान अपन क्या मालूम कर सकते हैं? बॉडी टेम्परेचर भी वहां पे मालूम कर सकते हैं। देन थर्ड वन आता है अपना ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में भी सेम है। पल्स आपको पता है बाई स्टेथोस्कोप अपन पल्स भी सुन सकते हैं। यस या नो? बाई स्टेथोस्कोप। और दूसरा क्या? बीपी लेते हैं। समझ में आ गई बात? क्या लेते हैं? बीपी लेते हैं। जो मेरा जो आपका जो आंसर था बताने का कि जो वाइटल साइन है
उसकी जो बेसिक टेक्निक जो अपन यूज करते हैं उसके अंदर इंस्पेक्शन काम में लेते हैं, पाल्पेशन काम में लेते हैं एंड ऑस्कल्टेशन काम में लेते हैं। किस तरीके से क्या काम में लिया जाता है मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बता दिया है कि इंस्पेक्शन के दौरान अपन रेस्पिरेशन लेते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान अपन रेस्पिरेशन लेते हैं, पाल्पेशन के दौरान अपन पल्स एंड बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं और ऑस्कल्टेशन के द्वारा अपन बीपी एंड पल्स चेक करते हैं। ये शनो समझ में आ गई बात। चलिएगा, अब मैं जब बात ही इसी चीज की आ गई है कि ये क्या है सारे फिजिकल एग्जामिनेशन, ये क्या है मेथड है किसके फिजिकल एग्जामिनेशन के। तो जब अपन ये आपका बी आंसर आ गया है, जब अपन बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड की, तो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड में जो सीक्वेंस चलती है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ये इसकी जो सीक्वेंस है वो चलती है। लेकिन अगर अपन एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन करते हैं, अगर अपन एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं, अगर अपन एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं, देखिएगा बात को सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि जैसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन या मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वहां पे आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं और आपके सामने एब्डोमेन आ गया। अब अगर आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो इसका जो मेथड होता है वो होता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन, ये इसका सीक्वेंस रहता है। लेकिन एब्डोमेन में आते हुए इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन को, इस लाइन को मैं 2 स्टार से नवाज रहा हूं, इसको 2 स्टार से नवाजा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड की यूज में ले रहे हो, आप हेड टू टो एग्जामिनेशन कर रहे हो, या फिर सीधा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि अगर आप एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो जो आपके मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन का जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है वो क्या रहेगी, तो उसको याद करने का एक तरीका है आई एम पर्पल। क्या बच्चों, आई एम पर्पल, हम कैसे हैं पर्पल, आई एम पर्पल। आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन, ये से ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या है इंस्पेक्शन। ए का मतलब होता है ऑस्कल्टेशन, ए का मतलब होता है ऑस्कल्टेशन, पर का मतलब होता है परकशन एंड पल का मतलब होता है पाल्पेशन। क्या होता है पाल्पेशन। तो मेरा कहने का मतलब है जो उसका सीक्वेंस है उसके अंदर जो ऑस्कल्टेशन है वो सेकंड नंबर पे आ जाता है, क्योंकि अगर एब्डोमेन की बात आती है वहां पे अपन किसी भी चीज को पाल्पेट नहीं करते हैं, बिकॉज पाल्पेट करने से वहां पे आपको रप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वहां पे पाल्पेशन से पहले उसको ऑस्कल्टेट कर लेंगे। आपको वहां की साउंड को ऑस्कल्टेट करके ही सुनना है। वहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि एब्डोमेन में जो पाल्पेशन है, अब तो जो पाल्पेशन है वो बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेट, मैं बताऊं कि ज्यादातर अपन वहां पे उस चीज को ज्यादा पाल्पेट नहीं करते हैं, उस वहां से अपन साउंड ही सुन के पता लगाते हैं। इसलिए जो मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर एब्डोमेन की बात आती है तो इंस्पेक्शन के दौरान बाद में नेक्स्ट है वो ऑस्कल्टेशन आएगा। और कहीं पे भी बॉडी में और कहीं पे भी अगर फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा है तो इंस्पेक्शन के बाद में क्या आएगा, पाल्पेशन आएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि यहाँ पे ऑस्कल्टेशन आएगा। इस क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार दिए हैं, इस क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार दिए हैं। इट मीन्स प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन या तो एग्जाम में पहले आया हुआ है और या फिर आने वाला है। तो आने वाला है कि नहीं है ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आया हुआ है ये मैं जरूर बता देता हूं, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन हो गया है। आई होप आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि अगर विनायक नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर 10 क्वेश्चन होते हैं, इसका मतलब मैं मान के चलूं कि वहां पे मैक्सिमम या मिनिमम बोलूं तो मैं 100 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग वहां पे लेके चलते हैं। 2 4 5 7 ऊपर नीचे होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन हम 10 क्वेश्चनों से करवाते हैं। हम चारों ऑप्शनों की भी बात करते हैं और अपन हर एक चीज को पूर्ण तरीके, जिस वर्ड का जहां पे जो शब्द अपने को दिख गया उसी के बारे में अपन ने बता दिया, कुछ भी यहाँ पे छोड़ा नहीं जाता है। ये टेक्निक है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन
एट विच लेवल टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल बिकम इक्वल। ये क्या कह रहे हैं आप मेरे प्यारे बच्चों सभी जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री जो फ़ारेनहाइट है इसके अंदर आपको पता है कि हमेशा चेंज होता है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि जो नीचे आंसर दिए गए उसमें से ऐसा कौन सा लेवल है जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड और जो डिग्री फ़ारेनहाइट है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बच्चों डी, कि -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा एंगल है, -40 डिग्री है ना, वहां पे जाने के बाद जो आपका फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है ना बच्चों, वो फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है ये आपका दोनों क्या होता है वहां पे इक्वल होता है। यस या नो, ये आपका होता क्या है, इक्वल होता है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको सबको पता है, मैं जो फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, ये मैं आपके सामने जो फॉर्मूलाज लिख रहा हूं, ये फॉर्मूलाज डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करने के फॉर्मूलाज हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। समझ में आई बात। ये तो आपका है पहला जो है वो तो है फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, और जो नेक्स्ट वन है वो है फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड का फॉर्मूला। इसमें आप ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं, ये दोनों दो फॉर्मूलाज हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले आए हुए हैं, ये हो सकता है आजकल नॉर्थ सेट थोड़ा सा अच्छा लेवल क्रिएट करने लग गया है, इसलिए हो सकता है कुछ एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपको पता है ये सेंटीग्रेड का फॉर्मूला है, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला, ये सेंटीग्रेड का है, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले आज तक दो में से एक एग्जाम में हमेशा फॉर्मूला पूछा गया है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली अगर आपसे फॉर्मूला नहीं भी पूछेंगे, अगर आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं भी पूछ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, वो आपसे ये पूछ लेंगे, कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको सेंटीग्रेड में चेंज करके बताओ, या 35 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताओ। तो वहां पे भी आपको इसका आंसर इन्हीं फॉर्मूलाज के द्वारा निकलेगा, वहां पे इसका आंसर जो है इन्हीं फॉर्मूलाज के द्वारा निकलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री फ़ारेनहाइट, जैसे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और बहुत बार आपको समस्याओं से सुलझाएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन। आपको पता है जब डिग्री फ़ारेनहाइट से सेल्सियस और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना होगा, तो फॉर्मूला से भी हो गया, बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होता है। 1 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। ये भी आपको वहां पे क्वेश्चन ध्यान में लेना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ये या नो, तो आपको समझ में आ गया। अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, देखिएगा। करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे डी है बच्चों, करेक्ट आंसर जो है आपके स्क्रीन पे क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। कह रहा है कि एक पेशेंट है वो एडमिट है हॉस्पिटल में, आपको असेस करना है पेशेंट के वाइटल साइन को, और असेस करते समय आपको एक पेशेंट को पोजीशन देनी है जो आइडियली, मतलब आप जनरली जो अच्छी पोजीशन कौन सी रहती है, मैक्सिमम आप कौन सी पोजीशन देते हैं वाइटल साइन लेते समय। ये कह रहा है इफ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेट, अगर वो पोजीशन या कोई चीज का वहां पे किसी प्रकार की ऐसी बीमारी नहीं हो, या कहीं पे भी वहां पे उसकी बॉडी में कोई कॉन्ट्राइंडिकेट शब्द नहीं हो कि उसकी वजह से वो पोजीशन ना दे पाए। यानी कि सीधा सा मतलब है कि अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा हूं कि इन जनरल अपन आइडियली मैक्सिमम कौन सी पोजीशन में वाइटल्स लेते हैं। यस या नो। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता, देखिए प्रोन पोजीशन देखने से बता भाई, उल्टा लेटा के कौन वाइटल लेते हैं भाई, है? अरे उल्टा लेटा के कौन वाइटल लेता है? मनुष्य है ऐसा कोई जो उल्टा लेटा के वाइटल लेते हैं? नहीं, कहीं देखा है? नहीं। सिटिंग एंड अपराइट ऑन चेयर ऑन बेड, आपको पता है कि सिटिंग पोजीशन में भी लेते हैं, और जब पेशेंट को बेड पे या मतलब चेयर पे बिठा रख अपराइट पोजीशन में अपन वाइटल लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी है, कि सिटिंग और अपराइट पोजीशन में अपन क्या लेते हैं, वाइटल साइन लेते हैं। पेशेंट चाहे चेयर पे है या पेशेंट चाहे किस पे है,
बेड पे। साइड लाइन पोजिशन आपको पता है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से बचाने के लिए क्या लेते हैं, साइड लाइन पोजिशन काम में लेते हैं। वाइटल्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये नो देन आता है रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन, बिल्कुल नहीं, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है वो बिल्कुल भी वहां पे काम में नहीं लेते हैं। जीआरडी को प्रिवेंट करने के लिए रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन लेते हैं, जीईआरडी। यस या नो, जीआरडी को प्रिवेंट करने के लिए रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन वहां पे काम में लेते हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब जब बात यहाँ पे वाइटल्स की आ रही है, कुछ टाइम हो गया अपन वाइटल से शुरुआत करें, तो वाइटल की एक सिस्टमेटिक शुरुआत में यहाँ पे थोड़ा सा आपको वाइटल्स की तरफ और ले जाने में ध्यान देना चाह रहा हूं, वो इसलिए कि वहां से 2-4 क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो इसका तो आपको करेक्ट आंसर 20 समझ में आ गया। जब बात वाइटल साइन की हो रही है, तो इसको एक चीज तो और, साइन ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, साइन ऑफ लाइफ। जो साइन ऑफ लाइफ है वो वाइटल साइन को बोलते हैं। अब बात करते हैं वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो वाइटल साइन होता है टीपीआर, आपने नाम सुना है, टीपीआर एंड बीपी, ये आपने सुना है। टी फॉर टेम्परेचर, आर फॉर रेस्पिरेशन, ये सब पी फॉर पल्स, और बीपी आपको पता है ब्लड प्रेशर। देन आता है पेन, आपने एक नाम और सुना है, वो बोलते हैं उसको पेन। यानी पेन के लिए एक क्वेश्चन आता है, प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, फिफ्थ वाइटल साइन है वो कौन सा है, तो उसका आपके सामने करेक्ट आंसर जाएगा। फिफ्थ वाइटल साइन का जो राइट आंसर जाएगा वो है पेन, कि जो पेन है वो क्या है बच्चों, फिफ्थ वाइटल साइन है। फिफ्थ वाइटल साइन क्या है, पेन है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये तो हो गए जनरली वाइटल साइन, ये से नो। अगर फिफ्थ वाइटल साइन जो पेन है, लेकिन ये तो एक सीधा यही पूछा गया आपको कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, जब आपका राइट आंसर पेन जाएगा। लेकिन वहां पे अगर क्वेश्चन चेंज करता है, अगला क्वेश्चन घुमाता है कि इन इमरजेंसी कंडीशन, इन इमरजेंसी कंडीशन, अगला ये कह रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो फिफ्थ वाइटल साइन है वो कौन सा है, तो वो आपका है प्यूपिल, प्यूपिल रिफ्लेक्स। ये से नो, ये क्या है, प्यूपिल रिफ्लेक्स। ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है, इमरजेंसी के अंदर प्यूपिल रिफ्लेक्स है, वो कौन सा है, फिफ्थ वाइटल साइन है। ये से नो, क्या है ये, फिफ्थ वाइटल साइन। फिफ्थ वाइटल साइन है वो क्या है, प्यूपिल का रेस्पॉन्स देखते हैं इन इमरजेंसी कंडीशन। और इन जनरल कंडीशन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। अब यहां से ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अब इससे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले हैं कि अपन इसके सीक्वेंस की बात करें। सीक्वेंस इट मीन्स, मैं कहना चाहूंगा कि कब कौन सा किसके बाद में, पहले टेम्परेचर लेते हैं, देन पल्स लेते हैं, देन रेस्पिरेशन लेते हैं, देन बीपी लेते हैं। इसका सीक्वेंस कहीं चेंज भी होता है कि हाँ जी होता है, इसका सीक्वेंस चेंज भी होता है, इसलिए अपने को सीक्वेंस पढ़ाने की जरूरत है। अगर सीक्वेंस चेंज नहीं होता तो पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहली बात, अगर मैं इसके रूटीन की बात करूं अगर मैं इसमें रूटीन की बात करूं बच्चों, अगर अपन इसके रूटीन की बात करें तो रूटीन में अगर अपन एडल्ट को लेते हैं, तो एडल्ट के लिए जो रूटीनली चेक होता है वो होता है टीपीआर एंड बीपी। ये तो क्या है, एक रूटीन चेकअप है, टीपीआर बीपी। पहले टेम्परेचर लेते हो, देन पल्स लेते हो, देन रेस्पिरेशन लेते हो, लास्ट में क्या लेते हो, बीपी लेते हो। यहां क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ टीपीआर या सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन, तो इसका मतलब वो एडल्ट की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहा है, वो एडल्ट की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो जो सीक्वेंस है वो रूटीन वाला जो सीक्वेंस है उसकी बात कर रहा है।
अब आपको अगर उसको अगर सीक्वेंस चेंज करवानी होगी तो उसको क्वेश्चन घुमा के देना पड़ेगा। अगर उसको सीक्वेंस चेंज करवानी होगी तो उसको क्वेश्चन घुमा के देना पड़ेगा। अगर उसको पीडिया का पूछना होगा तो अलग से पूछेगा, न्यूबॉर्न का पूछेगा तो उसको अलग से पूछना पड़ेगा, इन इमरजेंसी कंडीशन का पूछेगा तो अलग पूछेगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि एक ओनली और ओनली रूटीन की बात कर रहा हूँ। रूटीन का पूछ रहा है, एडल्ट का पूछ रहा है, यानी ये क्वेश्चन सीधा सा है कि सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइन, तो आपका उसमें राइट आंसर जाएगा क्या, टीपीआर बीपी। समझ ले। चलिए अब अपन नेक्स्ट में बात करते हैं। अगर वहां पे चाइल्ड दे देता है वो, अगर वो एग्जामिनर वहां क्वेश्चन में चाइल्ड लिखता है या फिर आपके सामने वो न्यूबॉर्न लिखता है, यस या नो, अगर वहां पे चाइल्ड लिख लेता है, न्यूबॉर्न लिखता है, या फिर आपके सामने बच्चों वो इन्फेंट लिख देता है, या वो क्या लिख देता है, इन्फेंट लिख देता है, यहाँ पे जो इसका है ना वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज इस तरीके से, सबसे पहले बच्चों के अंदर आपको पता है क्या चेक करना चाहिए, सबसे रेस्पिरेशन, देन इसके अंदर आता है पल्स, ये सुनो, रेस्पिरेशन, पल्स, और देन आता है टेम्परेचर, और लास्ट वन आता है बीपी। ये सीक्वेंस रहता है किसमें, चाइल्ड में। ये सीक्वेंस रहता है किसमें, न्यूबॉर्न में या चाइल्ड में। इसको कैसे याद किया जाए, इसको इसलिए इसको ऐसे याद किया जाए कि बीपी को लास्ट में रहने दो और टीपीआर को उल्टा कर दो, आरपीटी कर दो। टीपीआर क्या कर दो, आरपीटी, आरपीओटी, और लास्ट में क्या होगा, बीपी। अगर अगला क्वेश्चन में कहता है कि वो बच्चा है, वो न्यूबॉर्न है, वो उसकी उम्र 1 साल है, उसकी उम्र 6 महीने है, ऐसी कोई कंडीशन डालता है, देन आपसे पूछता है कि उसकी सीक्वेंस क्या होगी, तो उसकी जो सीक्वेंस होगी वो सबसे पहले अपन रेस्पिरेशन चेक करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा है वो रेस्पिरेशन के प्रति, श्वसन के प्रति मोर प्रोन होता है, उसी हिसाब से वो टेम्परेचर के प्रति भी क्या होता है, मोर प्रोन होता है। समझ गए बात। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करेंगे, देन पल्स चेक करेंगे, थर्ड वन इज टेम्परेचर, और बीपी का इसमें कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता है, बीपी को सबसे लास्ट के अंदर डील किया जाता है। समझ गए बात। तो ये बात आ गई थी किसकी, चाइल्ड की बात आ गई थी, ये बात आ गई थी एट। और अगर अपन अपगार स्कोर के टाइम पे एट बर्थ पे, अगर मैं यहाँ पे एट बर्थ, अगला ये पूछे कि एट बर्थ है ना, आप अगर अपगार ले रहे हैं तो वहां पे जो अपगार के टाइम पे जो वाइटल्स की जो सीक्वेंस होती है वो होती है पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। क्या होती है, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। ये जानो, पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पिरेशन। ये होता है जब बच्चे का बर्थ हुआ हो और आप आप वहां पे अपगार स्कोरिंग कर रहे हैं, वहां की मैं बात कर रहा हूं। ये सुनो, अगर मैं नेक्स्ट वन बात करूं, कि अगर मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी कंडीशन की बात कर लूं, अगर मैं नेक्स्ट वन वहां पे, अगर मैं नेक्स्ट वन बच्चों वहां पे, अगर मैं यहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन की बात करूं, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, देन टेम्परेचर, दिस सीक्वेंस इमरजेंसी कंडीशन। ये इमरजेंसी कंडीशन की सीक्वेंस है। समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए हर चीज का एक लॉजिक होता है। बच्चों में सबसे पहले रेस्पिरेशन क्यों चेक करते हैं कि बच्चों के लंग्स है ना वो इमेच्योर होते हैं। लंग्स क्या होते हैं, इमेच्योर होते हैं, इसलिए वहां पे सबसे पहले रेस्पिरेशन को। और आपको पता है बच्चों का जो रेस्पिरेशन है ना उसके अंदर रेगुलर और इरेगुलर हर प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे रेस्पिरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए वहां पे सबसे पहले आप रेस्पिरेशन को देखते हैं, यस या नो। और अपगार के अंदर आपको पता है पल्स को देखते हैं, क्योंकि अपगार के अंदर सबसे पहले यही देखा जाता है बच्चे का जो अवेयरनेस कैसी, बच्चे की जो जनरल कंडीशन है उसका मालूम किया जाता है। तो उसके अंदर सबसे पहले हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और चीजें बाद में देखी जाएगी। इसी हिसाब से अगर आपके पास में कोई इमरजेंसी है, अगर कोई इमरजेंसी में हेड इंजरी का पेशेंट है, किसी प्रकार की कोई इंजरी थी, कोई इमरजेंसी थी, वहां पे आपके पास में ट्रॉमा पेशेंट है, तो आपको पता है सबसे पहले पल्स चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पल्स। आपने देखा होगा सीपीआर के टाइम पे सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि उसमें रेस्पॉन्सिव, भाई नो रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है पर्सन, देन सीपीआर स्टार्ट करते हैं, नो पल्स नो रेस्पॉन्स, ये से नो रेस्पिरेशन नो पल्स। तो उसके अंदर रेस्पॉन्स चेक करते हैं कि भाई आर यू ओके। अगर वो थोड़ा बहुत भी नो रेस्पॉन्स, मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो अपन सबसे पहले उसकी क्या चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। आपने देखा होगा पल्स सबसे पहले अपन उसकी
कैरोटिड पल्स चेक करते हैं एडल्ट के अंदर। अगर आप पल्स चेक करते हो, पल्स के बाद में तुरंत प्रभाव से आप क्या चेक करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं। और पल्स और अगर मतलब रेस्पिरेशन है वहां पे तो देन बीपी चेक करते हैं। टेम्परेचर का इमरजेंसी कंडीशन में कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ बच्चा होता तो टेम्परेचर का फिर भी रोल होता है, लेकिन एडल्ट के अंदर अगर इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी में टेम्परेचर को मैनेज कर लिया जाता है। टेम्परेचर का जो सीक्वेंस है वो सबसे एंड में दिया जाएगा। इसलिए वाइटल के अंदर अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो सबसे पहला जो रेस्पॉन्स आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो पल्स की बनती है, देन आपका रेस्पिरेशन बनता है, देन आपका बीपी, और जो लास्ट सीक्वेंस आएगा वो आपका टेम्परेचर का आता है बच्चों। समझ में आ गई बात? तो ये थे कुछ मोटे मोटे वाइटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। समझ में आई बात? नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, आप तो सोच रहे होंगे सर कितने क्वेश्चन करवाओगे आप, एक क्वेश्चन कुछ ही होता है, कहां से कहां ले जाओ। तो मेरा मतलब यह है कि अगर अपन ने टॉपिक का नाम ही वाइटल दिया है, मेरा मतलब है अगर अपन ने टॉपिक का नाम वाइटल दिया है तो जब अपन इस टॉपिक को खत्म करें, तो वहां पे वाइटल है ना वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। फोर्थ जो क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, रिदमिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो वैक्सिंग और जो वेनिंग प्रकार का जो रेस्पिरेशन है उसको क्या कहते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं वैक्सिंग जो ये वर्ड है और वेनिंग का मतलब क्या होता है। इसमें ये होता है कि इसकी जो डेप्थ है ना वो इंक्रीज होती इंक्रीज होती फिर से वापस धीरे धीरे फिर इंक्रीज, ये इस तरीके का जो रिदम है उसको वैक्सिंग एंड वेनिंग के नाम से जाना जाता है। वैक्सिंग वेनिंग ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के देखने को मिलती है। ये चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन को देखने को मिलती है। आपको पता होना चाहिए ये चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्या जाएगा, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। देन बात करते हैं अपन, यहाँ पे लिखा उसने हाइपर वेंटिलेशन, कि हाइपर वेंटिलेशन है वो क्या होता है, रेट और डेप्थ दोनों का इंक्रीज होना हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं हाइपर वेंटिलेशन की बात करूं तो रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी जो रेट है और जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की, कौन सी डेप्थ, ये वाली डेप्थ है, जो सांस कितना अंदर, दिस इज द डेप्थ, दिस इज द रेट। तो जो डेप्थ और जो रेट है दोनों का इंक्रीज होना हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। और दूसरा ऑप्शन था वो था हाइपोवेंटिलेशन। दूसरा था आपके सामने हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन मीन्स होता है, हाइपोवेंटिलेशन मीन्स होता है रेट एंड जो डेप्थ होती है वो दोनों क्या होती हैं, डिक्रीज होती है, दोनों क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ में? फोर्थ वन जो आपको सी तो आपका सही आंसर था कि चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रकार के रेस्पिरेशन को। फोर्थ वन जो ऑप्शन में दिया वो है बायोट्स रेस्पिरेशन। क्या बायोट्स मतलब, बायोट्स रेस्पिरेशन का मतलब 3-4 डीप ब्रीथ लेते हैं देन एपनिया। मतलब बायोट्स रेस्पिरेशन की अगर आप पिक देख के बताएंगे तो 3-4 तो क्या रहेंगी, डीप ब्रीथ, देन क्या रहेगा, एपनिया, देन क्या रहेगी 3 से 4 क्या रहेंगी, डीप ब्रीथ, देन क्या रहेगा, एपनिया, देन क्या रहेंगी 3 से 4 डीप, और ये एपनिया। दिस इज बायोट्स रेस्पिरेशन। ये क्या शो करता है यहाँ, ये आपका एपनिया शो करता है। ये जो एपनिया शो करता है जनरली 20 सेकंड के आसपास होता है, लेकिन 10 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का एपनिया हो सकता है। इसको क्लस्टर रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्लस्टर रेस्पिरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसका जो राइट आंसर चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन था, कि चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन ऐसा होता है। ये क्या है, चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की कंडीशन थी। हाइपरवेंटिलेशन मैंने आपको बताया कि रेट और डेप्थ का दोनों का इंक्रीज होना हाइपरवेंटिलेशन कहलाता है, और रेट एंड डेप्थ दोनों का डिक्रीज होना हाइपोवेंटिलेशन के नाम से जाना जाता है। और बायोट्स रेस्पिरेशन मीन्स होता है 3 से 4 डीप, 3 से 4 जो है ना डीप ब्रीथ आती है, देन एक छोटा सा एपनिया वहां पे प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट में 3 से 4 डीप ब्रीथ देखने को मिलती है, फिर से एक एपनिया होता है। इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको बायोट्स रेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। और जो 5-7 प्रकार के जो रेस्पिरेशन है, पैराडॉक्सिकल पल्स है, पैराडॉक्सिकल जो रेस्पिरेशन है, वो 2-4 प्रकार के और जो रेस्पिरेशन है वो अपन पिछले 1-2 क्लास जो अपनी हुई थी उसमें वो हुए हैं, और बाकी आगे फिर से मौका आएगा तो अपन एक रेस्पिरेशन या पल्स की क्लास अलग से ले लेंगे आपकी, तो उसमें बहुत सारे प्रकार की पल्स एंड रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पे सी रहेगा बच्चों, ये जानो सी रहेगा। चलिए फिफ्थ वन जो क्वेश्चन है,
फिफ्थ वन जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। अब अगला टेम्परेचर की बात कर रहा है कि अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं तो सबसे रिलायबल, और रिलायबल से मैं आपको बता दूं कि इस वर्ड का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो सबसे इफेक्टिव की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इफेक्टिव की बात कर रहा हूं, कि सबसे एक्यूरेट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? एक्यूरेट की बात कर रहा हूं, इफेक्टिव की बात कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है जो टेम्परेचर के अंदर क्या साबित होता है? रिलायबल साबित होता है। क्या आप रेक्टम के द्वारा ज्यादा रिलायबल है, माउथ के द्वारा रिलायबल है, एक्सिला के द्वारा रिलायबल है, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा रिलायबल है? ये सेन, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बाय द रेक्टम। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बाय द रेक्टम। ये सेनो आपको समझ में आ गया जो सबसे रिलायबल मेथड है वो, क्योंकि ये कोर बॉडी टेम्परेचर है। ये किसका एग्जाम्पल है? कोर बॉडी टेम्परेचर का एग्जाम्पल है। जब अपन रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं, रेक्टम से टेम्परेचर लेते हैं तो भारी इन्वायरमेंट के संपर्क में वो टेम्परेचर या वो थर्मामीटर जो है वो नहीं आता है, और कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो सरफेस बॉडी टेम्परेचर की बदौलत ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा रिलायबल होता है। वहां पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो रोल है वो मिनिमम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो तो जाएगा बाय द रेक्टम। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो तो जाएगा बाय द रेक्टम, कि आपका जो मतलब रिलायबल मेथड है वो बाय द रेक्टम है। ये समझ में आ गई बात? अब अपन यहाँ पे इसकी बात करें तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्सिला का अगर बॉडी टेम्परेचर, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सिला का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। किसकी बजाय? माउथ की बजाय, या फिर मैं बताऊं कि ओरली की बजाय। और अगर मैं रेक्टम की बात करूं, अगर मैं रेक्टम की बात करूं तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, वो आपका क्या होता है बच्चों? इंक्रीज या ज्यादा होता है। किसकी बदौलत? माउथ की बदौलत। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक्सिला और रेक्टम में कितना डिफरेंस होता है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है एक्सिला और रेक्टम में। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये जानो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का उसमें डिफरेंस होता है रेक्टम और इसके अंदर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर माउथ से लेते हैं वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर होता है वो होता है इसका नॉर्मल टेम्परेचर। अगर अपन एक्सिला की बात करेंगे तो वो 97.6 आएगा, और रेक्टम की बात करेंगे तो 99.6 आएगा। अब आप देख लेना 97 और 99 में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस है। इसलिए अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमाता है कि एक्सिला और रेक्टम के इतने में कितना डिफरेंस होता है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का वहां पे क्या होता है? डिफरेंस होता है। कितना होता है? 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का वहां पे डिफरेंस होता है। और माउथ की बजाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है एक्सिला का, और माउथ की बजाय 1 डिग्री ज्यादा होता है किसका? रेक्टम का। समझ में आ गई बात? चलिएगा, कह रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो इंडिकेट करता है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है कहां से कहां, उसके अंदर जो मापने की जो रीडिंग है तो कहां से कहां तक लिखी होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा होगा ये। यस नो, डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 94 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा। 94 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। $94.10 110 की बजाय 108 करो, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर ए है 94 से 108 जो फ़ारेनहाइट है वो इसका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। ये कह रहा है क्लिनिकल थर्मामीटर उसमें रीडिंग कहां से लेके कहां तक लिखी होती है। अब अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। कहता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, कौन सा? जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, डिस्कवर क्लिनिकल जो थर्मामीटर है वो डिस्कवर्ड बाय। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर है उसके डिस्कवरी किसने की थी? यस या नो?
थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट। ये थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने की थी। ये थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या करा था, डिस्कवरी की थी। ये क्लिनिकल थर्मामीटर की डिस्कवरी है वो किसने की थी, थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट ने की थी। ये तो ये क्वेश्चन आपके सामने की क्लिनिक, यहाँ पे वर्ड देखिएगा, मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन हो रहा है फर्स्ट डिस्कवर थर्मामीटर, एक क्वेश्चन हो रहा था फर्स्ट डिस्कवर थर्मामीटर गैलीली। फर्स्ट डिस्कवर थर्मामीटर किसने किया था, गैलीलियो गैलीली। ये गैलीलियो गैलीली, ये गैलीलियो गैलीली। गैलीली जो था उसने क्या किया था, फर्स्ट थर्मामीटर का मतलब डिस्कवर किया था। उसमें मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात नहीं कर रहा हूं, पहला जो थर्मामीटर बना था उसको किसने डिस्कवर किया था, गैलीली नाम के वैज्ञानिक ने उसको डिस्कवर किया था। और अगर मैं क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करता हूं, अगर मैं क्लिनिकल थर्मामीटर, अगला आपके क्वेश्चन में देता है क्लिनिकल थर्मामीटर की खोज किसने की थी, उसका जो राइट आंसर वो थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट है। लेकिन वो ये क्वेश्चन में देता है कि पहला थर्मामीटर किसने डिस्कवर किया था, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्टेथोस्कोप, अगर मैं बात करूं स्टेथोस्कोप, अगर स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी किसने किया था, ये किसने की थी, रेनिलेक ने। ये रेनिलेक लेलिन बोल, ये रेनिलेक लेलिन, रेनिलेक लेलिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी की थी। रेनिलेक लेलिन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने स्टेथोस्कोप की क्या की थी, डिस्कवरी की थी। ये उसने स्टेथोस्कोप की क्या करी थी, डिस्कवरी की थी। समझ में आ गई बात। और इसमें अगर आपने जो रेंज की बात करी है, इसमें आपने जो रेंज की बात करी, अगर अपन सेंटीग्रेड में बात करते हैं, ये तो 35 टू 40 डिग्री, 42 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है। 35 से 42 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। ये इसके जो होती है रेंज होती है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, 7 क्वेश्चन कह रहा है कि एक नर्स है वो चेक कर रही है रेक्टल टेम्परेचर, और किससे, मरकरी वाले टेम्परेचर, मरकरी वाला थर्मामीटर उसके पास है। कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो नीचे दिए गए जो फॉलोइंग है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको अगर वहां पे थर्मोमीटर के द्वारा, मरकरी वाले थर्मोमीटर से आपको वहां पे टेम्परेचर लेना है, तो नीचे दिए गए चीजों में कौन सी जो है वो इनकरेक्ट बताएगा। जैसे पहला है कि आपको रेक्टल थर्मामीटर लेना है, तो कह रहा है इंसर्ट थर्मोमीटर थ्रू द स्पिंक्टर एनल बिल्कुल, अगर आपको स्पिंक्टर के थ्रू ही इंसर्ट करना पड़ेगा। और रेक्टल थर्मोमीटर विच मर्करी एट आई लेवल, बिल्कुल आपको आई लेवल पे ही रीड करना पड़ता है। ये टेम्परेचर देखने के लिए आपको पता है एट द आई लेवल पे आपको करना पड़ता है। अप्लाई वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेट जेली काम में लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, आपको पता है रेक्टल थर्मामीटर के अंदर बिल्कुल लेते हैं। तो अगर लीव द थर्मोमीटर प्लेस 10 मिनट बिफोर रीडिंग, नहीं, आपको 10 मिनट तक वहां पे रखने की जरूरत नहीं है। रेक्टम में आपको 10 मिनट तक रखने की जरूरत नहीं है। ये इसका राइट आंसर जाएगा। आपको रेक्टम के अंदर 5 मिनट रखते हैं और देन आपको रीडिंग चेक करनी होती है। 5 मिनट तक अपन रखते हैं, उसके बाद में आपको ये रीडिंग, आपको पता है इसका जो राइट आंसर था वो था यही 5 मिनट। आपको 5 मिनट रखना है, देन आपको क्या करना है, चेक करना है। और वहां पे आंसर में दिया है 10 मिनट, नहीं, 10 मिनट इज रॉन्ग, और इसने रॉन्ग ही पूछा है कि कौन सा जो है सेंटेंस रॉन्ग है। तो आपको पता है कि 5 मिनट तक आपको उसमें लीव करना है, 5 मिनट तक आपको वहां पे रखना है। और अगर अब अपन मैं सभी की बात कर लेता हूं, अगर मैं सभी की बात करूं कि एक्जिला एंड रेक्टम की बात करूं मैं, आप मेरे से सभी की बात करवा लो कि अगर मैं
एक्जिला एंड रेक्टम की बात करता हूं बच्चों, तो कितने टाइम तक रखना चाहिए? जब बात ही आ गई तो मैं लिखा देता हूं 5 मिनट तक रखना चाहिए। यस या नो, ये आपका क्या है टाइम है, कितना टाइम रखना चाहिए? अगर आप एक्जिला के द्वारा थर्मोमीटर से ले रहे हैं या रेक्टम के द्वारा ले रहे हो टेम्परेचर, तो 5 मिनट के द्वारा 5 मिनट रखना है। अगर आपने माउथ में रखा है या आप मैं बताऊं कि ओरली या आपने माउथ से ले रहे हो, तो आपको कितने मिनट तक रखना है? 3 मिनट तक, 3 मिनट तक। एक क्वेश्चन और बताना था बच्चों, चलो कोई नहीं, कुछ चीजें भूलते हैं। वैसे वो नहीं है, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के द्वारा जो थर्मामीटर जो टेम्परेचर लेते हैं वो सबसे फास्ट होता है, 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 0.3 सेकंड का टाइम लगता है। समझ में आ गई बात? ये बात ही एक्जिला की। रेक्टम में 5 मिनट तक रखते हो आप, और माउथ के अंदर आप कितने मिनट तक रखते हो? उसमें 3 मिनट तक आप वहां पे रखते हो। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर अपन इसी के साथ में एक बात और कर लेते हैं, कि इसमें एक बात और भी कर लेते हैं, अपन बात ये कर लेते हैं कि आपको इंसर्ट कितना करना है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर अगर आप इंसर्ट की बात करें कि थर्मोमीटर कितना अंदर घुसाते हैं अपन, कितना अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर मैं थर्मोमीटर में अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, ये मैं रेक्टम की बात कर रहा हूं, अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, अगर मैं चाइल्ड 1 इंचेज, कई बार 0.5 इंच मतलब 0.5 से 1 इंच भी आता है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 0.5 से 1 इंचेज, और वैसे जाएगा 1 इंचेज। और अगर मैं यहाँ पे एडल्ट की बात करूं तो 1.5 इंच, इतना जो थर्मोमीटर है वो अपन रेक्टम के द्वारा क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। ये शनो, अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर की बात चल रही है, तो रेक्टम टेम्परेचर जो है वो कार्डियक पेशेंट के अंदर, किसमें बच्चों? ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। बिकॉज, क्यों भाई ऐसा? उसमें क्या है? बिकॉज आपको पता है इसके अंदर वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से वहां पे क्या देखने को मिलता है? ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ब्रेडिकार्डिया वहां पे आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपको कभी भी कार्डियक पेशेंट के अंदर जो रूट ऑफ द टेम्परेचर मेजरिंग है वो आपको ओरली और आपको एक्जिला रूट है वो यूज कर लेना चाहिए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला यूज कर लेना चाहिए। लेकिन आपको क्या नहीं करना है? कभी भी रेक्टल जो रूट है वो कभी भी काम में नहीं लेना है, क्योंकि वो कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। किसके अंदर? कार्डियक पेशेंट में वेगस नर्व स्टिमुलेशन की वजह से वहां पे ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, इसी की वजह से वहां पे ऐसा नहीं करते हैं अपन। ये नो, समझ में आ गई बात? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कह रहा है, आफ्टर यूजिंग द थर्मोमीटर द शुड बी क्लीन। ये कह रहा है कि क्लीन कैसे करना है। थर्मोमीटर को आप यूज कर लिया, थर्मोमीटर किसी सॉल्यूशन में डिप होता है, आपको पता है डिटोल में होता है, लाइजोल में होता है, सेवलोन में होता है। वहां पे वो कह रहा है कि आपने यूज करने के लिए उस सॉल्यूशन से निकाला, तो उस पेशेंट को लगाया नहीं उसके पहले, और पेशेंट को लगा दिया उसके बाद में, दोनों समय आपको कैसे यूज करना है। वो क्या कह रहा है? शुड बी क्लीन इन विच डायरेक्शन, कैसी डायरेक्शन? स्टेम टू बल्ब या बल्ब टू स्टेम। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर प्यारे बच्चों आपका अगर ये आपका थर्मामीटर है, क्या है? थर्मोमीटर है। समझ में आई? ये आपका हिस्सा जो होता है इसमें मरकरी वगैरह, ये इसको बोलते हैं बेटा बल्ब। सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि किसको बल्ब बोलते हैं और किसको स्टेम बोलते हैं। इसको बोलते हैं बल्ब और इस हिस्से को बोलते हैं स्टेम। तो ये कह रहा है कि कौन सी डायरेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए जब डिप होता है, ये जब सॉल्यूशन में डिप होता है तो बल्ब वाला हिस्सा है वो डिप रहता है हमेशा। अपन इस तरीके से उसको डिप करके रखते हैं, इस तरीके से सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं यूज लेने के बाद। अब अपन को दोबारा से यूज लेना है। अब अपन ने सॉल्यूशन में से निकाला तो ये आगे वाला हिस्सा कौन सा था? बल्ब वाला। ये क्या है? लेस कंटामिनेटेड है, क्योंकि ये उसमें सॉल्यूशन में था, ये बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में था, तो ये ज्यादा पोल्यूटेड है, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है। किसकी वजह?
बल्ब की बजाय। तो अगर अपन को देखिए, मैं डायरेक्शन को आपको सीधी सी भाषा में याद दिलाऊंगी, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ये लाइन आप याद कर लेना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप किसी एक कमरे में आप झाड़ू निकाल रहे हैं, वहां पे एक कोने के अंदर कचरा थोड़ा सा है और एक कोने में कचरा बहुत ज्यादा ढेर है। आप वो ढेर वाला कचरा थोड़े की तरफ ले जाएंगे या थोड़े वाला ज्यादा की तरफ? इट मीन्स अपन जहां पे थोड़ा सा कचरा है, जहां पे लेस अमाउंट में जो कचरा है, उसको अपन बहुत ज्यादा कचरे की तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लेस कंटामिनेटेड, कि कम इन्फेक्शन से ज्यादा इन्फेक्शन की तरफ अपन जाएंगे। तो इसका मतलब काम में लेने से पहले, यानी बिफोर, बिफोर तो वो सॉल्यूशन में डिप था, और बिफोर सॉल्यूशन में डिप था तो बल्ब जो है वो लेस कंटामिनेटेड था। इसलिए अगर मैं बात करूं बिफोर की, अगर मैं बात करूं बिफोर की, तो बिफोर में आएगा बल्ब टू स्टेम। बिफोर में क्या आएगा आपका? बल्ब टू स्टेम आएगा, वो आएगा इसके अंदर बिफोर में। ये से नो समझ में? आफ्टर, अब आपने यूज कर लिया, अब आपने वहां पे यूज कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने यूज कर लिया, तो यूज कर लिया तो बल्ब वाला हिस्सा है, रीडिंग इसी से ही आती है, यही देते हो माउथ में, ये देते हो एक्जिला में, तो ये मोर कंटामिनेटेड हो गया। तो अब लेस कौन सा हो गया? लेस स्टेम वाला हो गया। तो देन इसका राइट आंसर जाएगा स्टेम टू बल्ब। कैसा जाएगा? स्टेम टू बल्ब। ये आपका जाएगा स्टेम टू बल्ब। तो इस तरीके से तो अपन को क्या करना है? इसको क्लीन करना है, कुछ नहीं है, लेस टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाना है। कम कचरे से लेके, कम कचरे से लेके और आपको ज्यादा कचरे की तरफ जाना है, कम से लेके ज्यादा कचरे की तरफ जाना है। ये आफ्टर यूजिंग बताया है, बाद में कैसे काम में लेते हैं? स्टेम टू बल्ब बाद में काम में लेते हैं। पहला राइट आंसर आपका स्टेम टू बल्ब इसके अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसको किस सॉल्यूशन में रखते हैं? सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटोल की, देन अपन बात करते हैं सेवलॉन की, और देन अपन बात करते हैं लाइजोल की। यस या नो? इसमें कंसंट्रेशन कितना? 1:40, 1:20, 1:40। अगर अपन अभी यहां पे इसके टाइम की बात करते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट तक डिप करके रखते हैं, 5 मिनट तक डिप करके रखते हैं, 3 मिनट तक डिप करके रखते हैं। यस या नो? 5, 5 और 3। यस या नो? 5, 5 और 3। समझ में आ गई बात? याद कैसे करना है? डिटोल को 1:40 का सॉल्यूशन होगा, सेवलॉन को 1 को याद करा देता हूं, S4 शॉर्ट, मतलब S4 स्लो, यानी कि स्लो में तो ये कितना है? 1:20 है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब स्लो होता है, इसको याद कर लेना। बाकी दोनों 140 140 S4 स्लो। यस या नो? S4 स्लो। समझ में आ गई बात? तो ये तो था इसका कि भाई बाद में कैसे साफ करते हैं, पहले कैसे साफ करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहा है? कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग। कुछ नहीं है, पहले बता चुका हूं। कौन सा वाइटल साइन नहीं है? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वाइटल साइन ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। यस या नो? वाइटल साइन ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। ये आप सभी लोग जानते हैं कि कार्डिनल साइन किसी को बोलते हैं, लाइफ साइन किसको बोलते हैं, कार्डिनल साइन किसको बोलते हैं, वाइटल साइन के ही सारे नाम है। ये कह रहा है इसमें से कौन सा है वो वाइटल साइन नहीं है? आपको पता है, मैंने लिखवाया था TPR, BP और 5th वाइटल साइन में लिखाया था पेन। ये कौन सा नहीं है? इसमें ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो वाइटल साइन का पार्ट नहीं है। BP है, पल्स रेट है, टेम्परेचर है। ये बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास में न्यू आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ से शुरुआत करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे को हर एक लेवल के बच्चों को यहाँ पे लेके चलना पड़ता है, और आप सोचेंगे नहीं, आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम देंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, जिसका आंसर 120/80 mm ऑफ HG होता है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे आते हैं। तो इससे तो बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, एक्सेप्ट पूछा है। इस वर्ड का भी मीनिंग एक बार बच्चा एग्जाम देके जाएगा तो इसका वर्ड का मीनिंग भी उसको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिफरेंस पूछ रहा है ओरल एंड एक्जिला टेम्परेचर के बीच में, ये ना ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। डिफरेंस आपको मैंने बताया था, ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, मैंने ओरल एंड एक्जिला के बीच में डिफरेंस बताया था बच्चों, याद करो फटाफट। ओरल एंड एक्जिला, ये तो आपकी एक्जिला आ गई, देखिए, और मैंने आपको एक्जिला से ये बताया था, ये तो आ गया 98.6, ये तो आ गया ओरली, और मैंने बताया था एक्जिला का एक होता है माइनस कम, तो यानी कि 97, तो ये मैंने बताया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप कहीं वहां पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मत ढूंढने लग जाना, आप बोलेंगे सर ने इससे बताया था यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो आंसर में नहीं है। अरे बच्चों, मैंने फ़ारेनहाइट में बताया था, यहाँ सेल्सियस में पूछा है, मैंने फ़ारेनहाइट में बताया था, यहाँ सेल्सियस में पूछा है, इसीलिए मैंने वहां पे बताया था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जानो हर बात का मीनिंग होता है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब ये रीडिंग वहां पे याद करना जरूरी होता है। ये रीडिंग मैंने क्यों बताई थी, अब समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं दिख रहा, आपको 1 ढूंढना ही नहीं है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, ये सारा सेल्सियस में पूछा था, आपको ये पता होना चाहिए। आपको इतना तो पता था कि एक्जिला और ओरली के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है, रेक्टम और ओरल के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, और एक्जिला और रेक्टम के बीच में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। लेकिन आप सोचोगे यार 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तो यहाँ पे आंसर में है ही नहीं, तो मेरा आंसर तो गलत जाए, क्योंकि मुझे तो डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना ही नहीं आता है। तो मैंने 2 सॉल्यूशन बता दिए, एक सॉल्यूशन तो जिसके फॉर्मूला लिखवा के बताए थे, दूसरा सॉल्यूशन मैंने सीधा बताया था कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चैनो तो आपका 0.6 डिग्री जो सेंटीग्रेड है या जो सेल्सियस, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और आपकी स्क्रीन पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आपको जिद करना है, जीतने का जिद करना है।